इसके बाद जो राष्ट्रपति आते हैं, लिंडन बी जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, फिर उसके बाद गैरल्ड फोर्ड। अब तक टिल नाउ जब हम आपसे यह सच साझा कर रहे हैं, 47 राष्ट्रपति बन चुके हैं। किसी ने उसके बाद डिमोना की तरफ देखा ही नहीं। कैनेडी ने बोला, असैसिनेशन हुआ। उसके बाद 47, किसी ने डिमोना की तरफ देखा ही नहीं कि जैसे स्टेट पॉलिसी की देखना ही नहीं है या बात ही नहीं करनी। उससे पहले डिमोना ओपन था। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या चल रहा था, क्या सीक्रेट था? आखिर इजराइल ने इतने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉरहेड कैसे बना लिया और किसी ने देखा भी नहीं, या जानबूझकर आंख बंद कर ली? कैसे इजराइल अघोषित रूप से परमाणु संपन्न हो गया? इसका जवाब 25 अक्टूबर 1977 को 1977 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपती है, उससे होता है। वो रिपोर्ट क्या कहती है, हम आपको दिखाते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स, रोलिंग स्टोन उस वक्त की मैगजीन है, उसका हवाला देता है। वो लिखता है कि इजराइल ने लगभग एक दशक पहले अमेरिका और यूरोप से चुराए गए, पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस से खरीदे गए यूरेनियम से परमाणु वॉरहेड बना लिए। वो रिपोर्ट ही कहती कि 1968 में इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन में 2 यूरेनियम शिपमेंट जा रहे थे, उसका सीक्रेट तरीके से अपहरण कर लिया था। फिर 1968 और 69 में पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस के सहयोग से 2 और अपहरण कर लिए, यूरेनियम के ही एक बड़े जखीरे के। यह लेख कहता है कि इजराइल ने विमान अपहरण और गुप्त खरीद को अंजाम दिया, और उसके बाद फिर वो कहता है कि 1968 तक को फुल फ्लज बना चुका था। अब तक 4400 जितना वो दावा किया जाता है 800 तक है। अब इजराइल का एक और घातक रिसर्च सेंटर है जिस पर ईरान ने टारगेट कर रखा है। यह है अवीव, यानी अवका। यह भी एक है अवका, यह भी ईरान की जद में है। इजराइल का एक और सीक्रेट रिसर्च सेंटर है, यह नेगेव रेगिस्तान में ही स्थित है और डिमोना न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के करीब है, पास ही है। कहा यह जाता है कि इजराइल का यानी डिमोना के बाद यह सबसे सीक्रेट और खुफिया सैन्य हथियार केंद्र है। बेहद ही गोपनीय तरीके से काम करता है, अपना अपना सोर्स, विशेषज्ञ और सैटेलाइट तकनीक है। इस रिसर्च सेंटर में 700 लोग काम करते हैं। इसकी कैपेसिटी है 700। बहुत सीक्रेट तरीके से वहां पर ऑपरेट करता है। अब यही नहीं, ईरान की टारगेट लिस्ट में इजराइल के कुछ और खास परमाणु कार्यक्रम केंद्र हैं। जल्द जल्द आपको यह भी बता देते हैं। एक है एलाबुन और कफर जोखरिया। यह इजराइल का टेक्निकल न्यूक्लियर शेल्ड और खतरनाक लैंडमाइंस का भंडार माना जाता है, और कहते हैं अगर इस पर हमला हुआ तो इजराइल के मिसाइल सिस्टम की कमर टूट सकती है। दूसरा है नहाल सोरेक, यह भी बहुत ही अहम है। कहा जाता है ये एक हथियारों की प्रयोगशाला है, डिजाइन होता है, असेंबलिंग होता है, सब कुछ जो है यहां पर होता है। तीसरा है तिरोश और राफेल। तिरोश को इजराइल के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों का सबसे बड़ा स्टोरेज माना जाता है। आज की तारीख में ईरान फिर से एक बार दिमोना के मसले को लेकर सामने आ गया है और उसका ये कहना है कि वो उसके ऊपर अपनी मिसाइलें दागेगा, वहाँ रेडिएशन का खतरा न हो। इस कारण से सबसे ज़्यादा तैयारी रखी है इजराइल ने, और कहा यह जाता है कि डेविड स्लिंग और आयरन डोम के अलावा और भी कई ऐसे उसके एयर डिफेंस है जो वहाँ उसने रक्षा के तौर पर इख्तियार कर रखे हैं, और सबसे ज़्यादा वॉरहेड उसने वहीं पर स्टोर कर रखे हैं, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध होता है तो फिर डिमोना सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। लिहाजा ईरान के लिए स्थितियां अब बहुत ज़्यादा इसलिए माकूल नहीं रह गई हैं कि अगर युद्ध के अगले स्टेज में वो जाता है और डिमोना पर हमला करता है तो फिर जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका और भी भीषण तरीके से उसे घेरेंगे। यही वजह है। ईरान कह रहा है डिमोना, अमेरिका कह रहा है कि हमने जो करना था कर दिया, लेकिन ईरान कह रहा है खेल खत्म नहीं हुआ। वजह यही है कि ईरान अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अपने सहयोगी देशों की एकजुट में लगा। अब आपको ये डिप्लोमेटिक तस्वीरें दिखाते हैं। डिमोना आपने देखा, उसकी अहमियत देखी, अमेरिका का रोल देखा। अब देखिए ईरान क्या कर रहा है। यह तस्वीर आई है मॉस्को से। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये मुलाकात कर रहे हैं जब युद्ध चल रहा है, जंग चल रहा है, और वहां पर पहुंच गए।
दरअसल ईरान की 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल होते हुए मास्को पहुंचे हैं। पुतिन से मुलाकात की, पुतिन लगातार संपर्क में हैं, वो बात भी कर रहे हैं। पुतिन अमेरिका की निंदा कर चुके हैं हमले को लेकर के। खबर है कि अरागची ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी का एक लेटर लेके गए हैं, खत लेके गए हैं। दावा किया जा रहा है कि खमेनी ने अमेरिका के खिलाफ मदद के लिए रूस का रुख किया है और अपने विदेश मंत्री को भेजा है कि रूस को वो कहें कि हमारा साथ दें, खुल करके साथ दें। और इजरायली हमले की उन्होंने निंदा की है, लेकिन ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिका ने हमला किया है उस पर कोई बयान नहीं दिया है। शांति की अपील जरूर की थी, परमाणु कार्यक्रम पर मध्यस्थता की पेशकश भी की थी, लेकिन ईरान इससे कुछ ज्यादा चाहता है। जाहिर सी बात है, रशिया सपोर्ट करता है, खुल करके क्यों नहीं किया है यह कहने के लिए सीधा भेज दिया कि हमारी स्ट्रेटजी तय है। तो इजरायली हमलों के कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि अमेरिका और इजराइल खमेनी की हत्या और ईरान में सत्ता परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे हैं, यह खबर आई थी। तो ऐसे में रूस को यह डर है कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि वो भी एक फ्रंट पे बिजी है, रूस यूक्रेन, तो यह कदम मिडिल ईस्ट को गर्कने जाएगा, पूरे क्षेत्र में अशांति फैल जाएगी। ईरान पुतिन को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर यहां पर कोई हमला हम करते हैं, अमेरिका दोबारा आता है, तो आग सिर्फ इतनी नहीं लगेगी, उसकी जद में यहां पर सब आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका तो खुल करके इजराइल का समर्थन करने आ गया है। अब आपको आना पड़ेगा, वरना ये जंग बड़ी हो सकती है। सुनिए। یک شرایط خاصی در منطقه حاکم هست که اقتضا میکنه که مشورت‌های ما دقیق‌تر، جدی‌تر و نزدیک‌تر باشه. سفر من خب از قبل تنظیم شده بود که بعد از استانبول به اینجا بیام و دیداری داشته باشم با جناب پوتین در خصوص تهاجم اسرائیل و مسائلی که منطقه رو تهدید میکنه که خب حالا مواجه شد با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، تهاجم جدیدی که صورت گرفته. طبیعی هست که بحث‌های ما الان جدی‌تر خواهد بود و ابعاد گسترده‌تری در بر میگیره. این یک حمله و تجاوزی هست که قطعاً باید محکوم بشه. ما از موضع روسیه که امروز با شدیدترین نوع ممکن این تهاجم رو محکوم کردن قدردان هستیم و امیدوار هستیم که با گام‌های عملی همراه بشه در شورای امنیت و در حوزه‌های دیگه. वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के रूस दौरे से ठीक पहले रूस के एक बयान ने सनसनी मचा दी। ये आपने सुना, विदेश मंत्री जाते हैं, फिर उसके बाद रूस की तरफ से वहां एक बयान आता है। पुतिन के बहुत करीबी कहे जाते हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन तो जरूर बढ़ा दी होगी। दिमित्री मेदवेदेव ये कहते हैं अमेरिकी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कि स्ट्राइक में ईरान के बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा है। ये एक नई देखिए बात सामने आई है। जो वहां पर कहा गया था, हमने देखा था कि जिसमें जो अयतुल्ला खमेनी के करीबी थे उन्होंने क्या कहा था कि ब्लाइंड खेलना बंद कीजिए, कुछ नहीं मिला। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इतनी परमाणु साइंस तबाह कर दिया आपने, रेडिएशन नहीं है। अब ये कह रहे दिमित्री कि कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा, है ही नहीं वहां कुछ। लेकिन इस हमले के बाद ईरान भविष्य में परमाणु हथियारों का उत्पादन रोकेगा नहीं। यही नहीं, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि कई देश ईरान को सीधे तौर पर परमाणु हथियार की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार हैं। ये सुनिए। इस स्ट्राइक में ईरान के बुनियादी ढांचे को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है या केवल मामूली नुकसान पहुंचा है। अब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ईरान द्वारा भविष्य में परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रहेगा। कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। इजरायली आबादी अब लगातार खतरे में जी रही है। देश के कई हिस्सों में विस्फोट हो रहे हैं। अमेरिका अब एक नए संघर्ष में उलझ गया है जिसमें जमीनी कार्रवाई की संभावनाएं मंडरा रही हैं। ईरान का राजनीतिक शासन बच गया है और पूरी संभावना है कि ये और भी मजबूत हुआ है। लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले इसके प्रति उदासीन या विरोधी थे। शांति स्थापित करने वाले राष्ट्रपति के रूप में आए ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया है।